दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपका दिल भर जाएगा, रूह कांप जाएगी और शायद आपकी आंखों से आंसू भी झलक पड़े। यह कहानी किसी शातिर अपराधी की नहीं है और ना ही किसी पुरानी रंजिश बदले की है। यह कहानी है एक गंभीर घटना की। जी हाँ दोस्तों, यह एक हादसा नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की लापरवाही है। एक ऐसा वाकया जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि हमारे उस लाचार और बेकार सिस्टम के अनदेखी ने अंजाम दिया, जिस पर हम और आप अपनी सुरक्षा का भरोसा करते हैं। जरा उस मंजर का कल्पना कीजिए। रात का वक्त है, कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है। एक 27 साल का लड़का जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, वह एक गहरे पानी के गड्ढे में फंसा हुआ है। वो अपनी कार की छत पर खड़ा होकर चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है कि मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। और ऊपर सड़क पर कौन खड़ा है? उसके बुजुर्ग पिता। पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन की टीमें, सबके पास संसाधन है, ट्रेनिंग है, रस्सियां हैं, लेकिन कोई भी उस वक्त उस लड़के को बचाने के लिए नीचे उतरने का साहस नहीं जुटा पाता। क्यों? क्योंकि पानी ठंडा था, क्योंकि वहां अंधेरा था, क्योंकि उन्हें अपने जान का डर था। और नतीजा, एक पिता की आंखों के सामने उसका जवान बेटा जिंदगी और मौत से जूझते हुए हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की उस कड़वी सच्चाई को बयां करती है जो ऊंची ऊंची इमारतें और चमकते साइन बोर्ड के पीछे छिपी है। 16 जनवरी की वह काली रात जिसने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए दुख और दर्द में ढकेल दिया। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज मैं आपको उस रात की एक एक सेकंड की सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपके दिलों को चीर कर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से सटे नोएडा, जिसे हम उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहते हैं। यहाँ की चौड़ी सड़कें, गगनचुंबी इमारतें और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लोगों को अपनी ओर खींचती है। इसी नोएडा के सेक्टर 150 में टाटा यूरेका पार्क नाम की एक पोस्ट सोसाइटी है। यहाँ रहने वाले लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके फ्लैट खरीदते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें और उनके परिवार को एक सुरक्षित और बेहतर जिंदगी मिलेगी। इसी सोसाइटी में रहते थे राजकुमार मेहता और उनका 27 साल का होनहार बेटा युवराज मेहता। राजकुमार जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। एक बहुत ही उलझे हुए और सम्मानित व्यक्ति। कुछ साल पहले ही उनकी पत्नी यानी युवराज की मां का बीमारी के चलते निधन हो गया था। मां के जाने के बाद बाप और बेटे एक दूसरे का सहारा बन गए थे। युवराज की एक बड़ी बहन भी थी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी और वो अपने पति के साथ लंदन में सेटल हो गई थी। तो अब इस घर में नोएडा के उस फ्लैट में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, एक बुजुर्ग पिता और उनका बेटा युवराज उनकी आंखों का ठंडक था, उनके बुढ़ापे की लाठी था। युवराज कोई साधारण लड़का नहीं था, वो बेहद मेहनती और टैलेंटेड था। वो गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में डाटा एंट्री इंजीनियर का काम करता था। रोज सुबह नोएडा से गुरुग्राम जाना और रात को काम खत्म करने के बाद वापस अपने पिता के पास लौटना, यही उसकी दिनचर्या थी। वह उस पीढ़ी का लड़का था जो करियर की ऊंचाइयों को छूने के साथ साथ अपने संस्कारों को भी साथ लेकर चलता था। तारीख थी 16 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, सर्दियों के दिन थे। आपको याद होगा कि जनवरी के उस हफ्ते में दिल्ली एनसीआर में कैसी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। युवराज अपनी सफेद रंग की कार ग्रेट विटारा से ऑफिस से घर लौट रहा था। घड़ी में रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। युवराज गुरुग्राम से ड्राइव करते हुए नोएडा पहुंच चुका था। वो अपने घर, अपनी सोसाइटी के बेहद करीब था। मात्र कुछ 100 मीटर की दूरी पर उसका घर था, जहां उसके पिता खाने की मेज पर उसका इंतजार कर रहे थे। उसे क्या पता था कि ये 100 मीटर का फासला वो कभी तय नहीं कर पाएगा। वहां से रास्ता सोसाइटी की तरफ मुड़ता है, लेकिन उस रात उस मोड़ पर बदकिस्मती ने अपना जाल बिछा रखा था। वहां सड़क के किनारे एक बड़ा सा खाली प्लॉट था। यह जमीन लोटस ग्रीन बिल्डर्स की थी, जहां एक शॉपिंग मॉल बनना था, लेकिन
सालों से काम बंद पड़े होने के कारण बिल्डर ने वहां एक विशालकाय बेसमेंट एक गहरा गड्ढा खोद रखा था। बारिश और नाले के पानी से वो 40 फीट का गड्ढा एक खतरनाक तालाब में तब्दील हो चुका था। हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े खतरे के सामने सड़क के उस मोड़ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, कोई स्टॉप का बोर्ड नहीं था और यहां तक कि वहां की स्ट्रीट लाइट जो थी वो भी खराब थी। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और कोहरा ही कोहरा था। युवराज की गाड़ी उस मोड़ पर पहुंची। कोहरे की वजह से उसे आगे का रास्ता दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि सड़क सीधी जा रही है और अगले ही पल एक जोरदार आवाज हुई और युवराज की कार सड़क से नीचे उतरी। एक टूटी हुई दीवार के मलबे से टकराती हुई सीधे 40 फीट गहरे बर्फीले पानी और दलदल भरे गड्ढे में जा गिरी। जरा उस मंजर का कल्पना कीजिए। रात का सन्नाटा, घना कोहरा और ठंडे पानी में डूबती हुई एक कार। झटका इतना तेज था कि किसी के भी होश उड़ जाते, लेकिन युवराज ने हिम्मत नहीं हारी। वो घबराया नहीं। जैसे तैसे उसने अपनी डूबती हुई कार का दरवाजा खोला, शीशा तोड़ा और बाहर निकल आया। कार अभी पूरी तरह नहीं डूबी थी, वह धीरे धीरे नीचे जा रही थी। युवराज कार की छत पर चढ़ गया और रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। युवराज ने कांपते हाथों से अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और सबसे पहले अपने पिताजी के पास फोन किया। उधर घर में राजकुमार जी को फोन की घंटी सुनकर चौंक गए। इतनी रात को बेटे का फोन। उन्होंने फोन उठाया। हेलो पापा। युवराज की आवाज कांप रही थी। बेटा कहाँ रह गए, कब तक आ रहे हो? पिता ने पूछा। पापा मैं एक नाले में गिर गया हूँ, मेरी गाड़ी पानी में गिर गई है। पापा मुझे बचा लो, मैं मुश्किल में हूँ, यहाँ बहुत अंधेरा है। पिता के लिए इससे बड़ा फोन कॉल क्या हो सकता है? राजकुमार जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो बदहवास होकर बोले, बेटा कहाँ हो? कौन सा नाला? मैं अभी आता हूँ। युवराज ने उन्हें अपने लोकेशन समझाने की कोशिश की। पापा वो जो सोसाइटी से पहले वाला मोड़ है ना, वहीं पर गाड़ी नीचे जा रही है। पापा जल्दी आ जाओ। राजकुमार जी ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया। उन्होंने रोते हुए पुलिस को बताया कि उनका बेटा मुसीबत में है और फिर वह नंगे पैर जैसे थे वैसे ही घर से पागलों की तरह सोसाइटी के गार्ड के साथ लिया और उस दिशा में दौड़ पड़े जहां उनका बेटा फंसा हुआ था। लेकिन कोहरा इतना घना था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घबराहट में वह पहले गलत नाले की तरफ चले गए। फिर युवराज ने फोन पर उन्हें गाइड किया। पापा मैं यहाँ हूँ, मैं अपने मोबाइल की टॉर्च जला रखा हूँ, आपको रोशनी दिख रही है? युवराज ने अपने मोबाइल की जो फ्लैश लाइट थी वो जला ली थी। वह अंधेरे में उस रोशनी को हिला रहा था ताकि कोई उसे देख सके। करीब 12:30 बजे के आसपास राजकुमार जी उस जगह पहुंच गए। उन्होंने सड़क के किनारे से नीचे झांक कर देखा। घना अंधेरा था, लेकिन नीचे पानी के बीचों बीच एक छोटी सी रोशनी टिमटिमा रही थी। वह उनके बेटे के मोबाइल की रोशनी थी। युवराज बेटा, पिता ने पूरी ताकत से आवाज लगाई। नीचे से आवाज आई, पापा मैं यहाँ हूँ, पानी बढ़ रहा है, गाड़ी डूब रही है, प्लीज कुछ करो पापा, मुझे ठंड लग रही है। अब यहाँ से शुरू होता है वह अफसोसजनक मंजर जो हमारे सिस्टम की कमियों को उजागर कर देता है। पुलिस की पीसीआर वैन मौके पर पहुंचती है। उसके बाद लोकल थाने की पुलिस आती है। बड़े अधिकारी, एसपी लेवल के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में सायरन बजाती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, जिनके पास बड़ी बड़ी सीढ़ियां, रस्सियां और लाइट्स होती है। एसडीआरएफ को भी सूचित कर दिया जाता है। वहां किनारे पर अब भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस थी, फायर ब्रिगेड थी, लोग थे और नीचे युवराज जिंदा था। वह कार की छत पर खड़ा था। वह बार बार कह रहा था बचा लो, लेकिन ऊपर खड़े वर्दी वाले क्या कर रहे थे यह सुनकर आपका दिल फट जाएगा। वह आपस में बातें कर रहे थे। वह टॉर्च मारकर नीचे देख रहे थे और मुआयना कर रहे थे। एक ने कहा, अरे पानी बहुत गहरा है। दूसरे ने कहा, भाई पानी बहुत ठंडा है, इतनी ठंड में नीचे कौन उतरेगा। फायर ब्रिगेड वालों ने तर्क दिया, नीचे सरिया हो सकता है, मलबा हो सकता है, अगर हम कूदे और चोट लग गई तो हम रिस्क नहीं ले सकते। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन एक पिता वहां गिड़गिड़ाता रहा।
राजकुमार जी अधिकारियों के हाथ जोड़ते रहे, उनसे विनती करते रहे, साहब मेरा बेटा जिंदा है, वो देखो टॉर्च दिखा रहा है, वो बोल रहा है, आप लोग नीचे उतरिए, आपके पास तो ट्रेनिंग है, आपके पास तो जैकेट है, रस्सियां हैं। लेकिन वह मुलाजिम शायद प्रोटोकॉल में इतने उलझे रहे, फायर ब्रिगेड वालों ने ऊपर से रस्सियां फेंकी, लेकिन वह रस्सियां छोटी पड़ गई, वह रस्सियां युवराज तक पहुंच ही नहीं पाई। उन्होंने कोई नाव नहीं मंगवाया, कोई गोताखोर नहीं बुलवाया, बस किनारे खड़े होकर मुख दर्शक बने रहे। सोचिए उस लड़के की हालत, वह देख रहा है कि उत्तर प्रदेश की नीली लाल बत्तियां चमक रही है, उसे लग रहा है अब मदद आएगी, अब कोई हाथ आएगा जो उसे बाहर खींच निकालेगा। वो फोन पर अपने पिता से कह रहा था, पापा पानी अब मेरी कमर तक आ गया है, पापा अब बहुत ठंड लग रही है। यह शब्द किसी भी इंसान के दिल को झकझोरने के लिए काफी है, लेकिन वहां मौजूद इंतजामिया ने वक्त पर फैसला नहीं लिया। करीब 40 मिनट बीत गए, 45 मिनट बीत गए, 1 घंटा बीत गया, युवराज अभी भी जिंदा था, वो लड़ रहा था। तभी वहां एक फरिश्ता आता है, लेकिन वह फरिश्ता कोई पुलिस वाला नहीं था, वो कोई बड़ा अफसर नहीं था, वह था एक मामूली सा डिलीवरी बॉय मनिंदर फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के लिए डिलीवरी का काम करता था। वो अपना आखिरी ऑर्डर डिलीवर करके वहां से गुजर रहा था। उसने भीड़ देखी तो रुक गया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी रो रहा है और आपदा प्रबंधन की टीम हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मनिंदर ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, साहब आप लोग नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं? वह लड़का डूब रहा है, पानी ठंडा है, सरिया है, खतरा है। मनिंदर का मन विचलित हो उठा। उसने कहा, अगर वह मेरा भाई होता तो क्या मैं यही सोचता? बिना एक पल गवाए उस डिलीवरी बॉय ने, उस आम आदमी ने अपने कपड़े उतारे, अपनी कमर में रस्सी बांधी और उस ठंडे बर्फीले पानी में छलांग लगा दिया। विडंबना देखिए, जिसके पास संसाधन थे, ट्रेनिंग थी, वो सोचे जा रहे थे, और जिसके पास सिर्फ इंसानियत थी, वह इस गहरे खतरे के बीच कूद गया। मनिंदर पानी में तैरता रहा। अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पानी इतना ठंडा था कि शरीर सुन पड़ जाए। वह युवराज को आवाज लगाता रहा, वह इधर उधर हाथ पैर मारता रहा, लेकिन करीब 30 से 40 मिनट तक वह उस जानलेवा ठंडे पानी के अंदर रहा। युवराज को ढूंढता रहा, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मनिंदर के कूदने से कुछ ही देर पहले युवराज के मोबाइल की वह टिमटिमाती हुई रोशनी बुझ चुकी थी। उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। आखिरी शब्द जो उसने अपने पिता से कहे थे वह था, पापा मुझे यहाँ से निकाले। और फिर सन्नाटा छा गया। वह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। मनिंदर जब बाहर निकला तो ठंड से कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिस्टम पर सवाल उठाया, अगर आप लोग आधा घंटा पहले कोशिश करते तो लड़का आज जिंदा होता। वह वही था, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। लेकिन तब तक युवराज मेहता इंजीनियर उस गहरे पानी में समा चुका था। इसके बाद जो हुआ वह और भी सोचने पर मजबूर करता है। गाजियाबाद से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। वह टीम आती है करीब 2-3 घंटे बाद। तब तक सुबह होने को थी। उन्होंने आकर अपना अभियान शुरू किया। सुबह के 4 बज गए, फिर 5 बज गए, सूरज निकलने वाला था। करीब 6 बजे जब उजाला हुआ, तब जाकर एसडीआरएफ के गोताखोरों ने युवराज के पार्थिव शरीर को बाहर निकाला। जब बॉडी बाहर आई तो राजकुमार जी का दर्द आंसुओं में बह निकला। एक बाप ने अपने जवान बेटे को देखा जो अब शांत हो चुका था। वो बेटा जो कुछ घंटे पहले उनसे बात कर रहा था, वह ठंडा पड़ चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जिसमें लिखा था, जान जाने का वजह शव और पानी है। सांसों की डोर टूट गई थी और ठंड और डर की वजह से उसकी धड़कन रुक गई। इसका मतलब साफ था, युवराज गाड़ी गिरने से नहीं, वो एक्सीडेंट से नहीं हारा था। वह हारा था इंतजार से, वह हारा था हमारे देश के विकलांग सिस्टम से। वो जिंदा था। 90 मिनट, पूरे 1.5 घंटे जिंदगी के लिए लड़ता रहा। अगर 90 मिनट में थोड़ी सी भी तत्परता दिखाई होती तो आज हमारे बीच युवराज जिंदा होता।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो खुलासा हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। युवराज के जाने के बाद प्रशासन की नींद खुलती है। जैसा कि अक्सर होता है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब सिस्टम जगता है। अगले दिन वहां बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए, गो स्लो के बोर्ड लगा दिए गए, डिफ्लेक्टर लगा दी गई, स्ट्रीट लाइट ठीक कर दी गई। जो काम पिछले 5 साल से नहीं हुआ वह एक हादसे के बाद 24 घंटे में हो गया। जांच में पता चला कि वह जमीन लोटस बिल्डर की थी, जिसने वहां गड्ढा खोदकर छोड़ दिया था। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को जानकारी थी वहां खतरा है। वहां के रहने वाले लोगों ने समिति के रेजिस्टेंस से कई बार लिखित शिकायत की थी कि यहाँ बैरिकेड लगाओ, यहाँ अंधेरा रहता है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि युवराज के साथ हुए हादसे से ठीक 15 दिन पहले, यानी कि 31 दिसंबर की रात को उसी जगह पर इस गड्ढे में एक ट्रक गिरा था। जी हाँ, एक ट्रक। उस वक्त भी मनिंदर, वही डिलीवरी बॉय, ने उस ट्रक ड्राइवर की जान बचाई थी। उस वक्त भी पुलिस आई थी, अथॉरिटी के लोग आए थे, उन्होंने ट्रक निकलवाया और चले गए। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आज ट्रक गिरा है, कल कोई और गिर सकता है। उन्होंने वहां कोई दीवार नहीं बनाई, कोई बैरिकेड नहीं लगाया। अगर उस दिन उस ट्रक के एक्सीडेंट के बाद वह लोग वहां एक मामूली सी दीवार खड़ी कर देते तो आज युवराज हमारे बीच होता। इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। नोएडा के लोगों में गुस्सा था, लोग सड़कों पर उतर आए, जस्टिस फॉर युवराज की मांग होने लगी, कैंडल मार्च निकाले गए, दबाव में कार्रवाई हुई। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का तबादला हुआ, एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया, बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन सवाल वही है, क्या किसी को सस्पेंड करने से युवराज वापस आ जाएगा? क्या एफआईआर लिखने से उस बाप को उसका बेटा मिल जाएगा? आज राजकुमार जी बड़े से फ्लैट में अकेले हैं, उनकी पत्नी पहले ही जा चुकी थी, अब बेटा भी चला गया। वह कहते हैं मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरा बेटा मुझे पुकार रहा था, मेरा सामने डूब रहा था और मैं कुछ नहीं कर पाया। उनकी इस बेबसी को सोचकर किसी का भी दिल भर आएगा। दोस्तों, यह कहानी किसी युवराज की नहीं है, यह कहानी हम सब की है। यह आईना है हमारे समाज का। हम कैसे समाज में रह रहे हैं, जहां इमारतें तो आसमान छू रही है लेकिन संवेदनाएं कहीं खो गई है। हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं लेकिन हमारा सिस्टम कहीं खो गया है। आज भी कई जगहों पर अनस्मार्ट साबित हो रहा है। सोचिए, हम टैक्स भरते हैं, हम सुविधा चाहकर हम किसी मुसीबत में पड़ जाए तो हमारी जान की कीमत एक डिलीवरी बॉय के अलावा किसी को समझ नहीं आती। वह जिम्मेदार लोग जिनकी तनख्वाह हमारे टैक्स से आती है, वो कई बार रिस्क लेने से कतराते हैं। क्या इसी सुरक्षा के लिए हम भरोसा करते हैं? क्या यही है विकास? मनिंदर उस डिलीवरी बॉय ने जो किया वह साबित करता है कि असली हीरो वर्दी में नहीं बल्कि कभी कभी एक साधारण इंसान के रूप में भी होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि संसाधनों की कमी और इच्छा शक्ति की कमी ने उसकी कोशिश को भी नाकाम कर दिया। उसे भी जिंदगी भर यह मलाल रहेगा, युवराज को बचा नहीं पाया। इस दर्दनाक घटना से हमें कुछ बहुत जरूरी सबक मिलते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना बेवकूफी होगी। सबसे पहली बात, कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त बेहद सावधान रहें। अगर विजिबिलिटी 0 हो तो गाड़ी रोक दे, किसी सुरक्षित जगह पर उसे खड़ी कर दे। कभी भी अंदाजा लगाकर गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। दूसरी बात, अपने आसपास अगर आप कोई खुला गड्ढा, कोई टूटी सड़क या कोई खतरा देखे तो चुप ना रहे, सिर्फ मैसेज करके शांत ना हो जाए, आवाज उठाएं, लिखित शिकायत करें, सोशल मीडिया पर डालें, अधिकारियों को टैग करें। क्योंकि आज जो गड्ढा किसी और के लिए मुसीबत बना है, कल वो आपके या आपके परिवार के लिए भी खतरा बन सकता है। मेरा मकसद आपको दुखी करना नहीं था बल्कि आपको जागरूक करना था। आपका क्या मानना है इस घटना पर? क्या आपको लगता है कि बदलाव आना चाहिए? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और सच्ची और आंख खोल देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।